दोस्तों नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त मोहन नरवरिया आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में का जो आयोजन है वो विमुक्त घुमंतु जनजाति विकास परिषद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की इकाई के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं आदरणीय दादा करमवीर दादा इदाते और साथ में हैं डॉक्टर बीके लोधी जो सहवक्ता होंगे और साथ में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट डीपी राजभर जी और हमारे साथ सर कार्यवाह है हमारी परिषद के श्री अनिल राजभर जी, अनिल फड़ साहब, अनिल देवीदास फड़ साहब जो हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। मैं अनिल फड़ साहब का ही स्वागत करता हूँ और कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बता दूं। कार्यक्रम के प्रारंभ में आदरणीय दादा लक्ष्मी दादा सभी का स्वागत करेंगे और उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। उसके पश्चात कार्यक्रम के लिए डॉक्टर बीके लोधी का भाषण होना है, डॉक्टर डीपी राजभर जी का होना है और इसके पश्चात आदरणीय दादा इदाते जी हमको मार्गदर्शन देंगे, संबोधन होगा। सबसे प्रारंभ में मैं आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण सिंह लोधी दादा जो कि उत्तर प्रदेश इकाई के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह अतिथियों का परिचय दिया है मैंने, उनका स्वागत करें और वहाँ उत्तर प्रदेश की स्थिति और वहाँ पे भी जो कार्य आपके द्वारा किए गए थोड़ा संक्षेप में बताएं। जी मोहन भाई नमस्कार। और आज की जो ये मीटिंग है कोरोना के स्थिति को देखते हुए वेबिनार मीटिंग दादा इदाते जी के सानिध्य में हो रही है और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की और अनिल फड़ जी हैं उनका भी स्वागत है, जी हैं, डॉक्टर बीके लोधी जी हैं और हमारे सभी लोगों का मैं स्वागत। 1952ला ते स्वतंत्र झाले, 5 वर्षानंतर स्वतंत्र झाले म्हणजे त्यांना गुन्हेगारी आपकी आवाज आ रही है। अनिल बोलू नका, दुसरा गुन्हा लावला काँग्रेस ना। अनिल जी बोलू नका, कार्यक्रम सुरू झालाय। उत्तर प्रदेश के बारे में आवाज येत नाही, आवाज उत्तर प्रदेश के बारे में और मैं बताऊं जब से कि 2015 से जब से आदरणीय दादा इदाते जी भारत सरकार में कमीशन के चेयरमैन बने तब से मैंने जाना कि ये विमुख जाति भी कुछ होती है। पहले हम लोग नहीं जानते थे, नहीं तो इस लड़ाई को हम और पहले लड़ सकते थे। 2015 से डॉक्टर बीके लोधी जी से संपर्क हुआ, फिर दादा के सानिध्य में और लोगों से संपर्क हुआ, तभी से ये महसूस हुआ कि हमारे साथ ये विमुख समुदाय घुमंतु समुदाय के साथ बहुत अन्याय हो रहा है और संवैधानिक व्यवस्था के तहत हमें आज तक अधिकार नहीं मिला। उस कार्यक्रम में दादा के नेतृत्व में मैं लग गया। भारत सरकार में माननीय सांसद, माननीय मंत्रीगणों के यहाँ जा करके मैंने उनसे अनुरोध किया और बताया, बुकें भी छपाई और उनको दिया, भेंट किया और विमुख जातियों के बारे में बताया। तो कुछ लोगों ने तो बहुत तेजी से समझा, जैसे साक्षी महाराज ने भी समझा, प्रहलाद पटेल जी ने समझा, फिर दोबारा में फिर चुन करके आए तो उनने पार्लियामेंट में इस विषय को रखा। फिर दादाजी के साथ हम उत्तर प्रदेश में माननीय राम नाईक जी जो महामहिम थे उत्तर प्रदेश के, उनसे मिले, दादाजी के वो मित्र, उनने बहुत अच्छा हम लोगों को आश्वासन दिया और भारत सरकार को लिखा
हर चीज के बारे में 2 बार उनसे मिलना, फिर आनंदीबेन पटेल जी से दादाजी के साथ भेंट करना, उनसे भी ज्ञापन देना, और हम लोग मुख्यमंत्री जी से भेंट की, माननीय योगी जी को वस्तु स्थिति से अवगत कराना, उत्तर प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री जी से भेंट करना, शास्त्री जी से, भारत सरकार में उमा जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें माननीय दादा भी थे, उनकी कोठी पे जाना, फिर सचिवालय में सावरचंद जी के यहाँ जाना, उनको ज्ञापन देना, उनसे आदि आदि वार्ता करना, ये सब प्रयास करते हुए आगे इस कार्यक्रम को ले जाना। उत्तर प्रदेश में माननीय सांसद जो थे, विधायक गण थे, कुछ मंत्री थे, जैसे मानपाल सिंह जी ने भारत सरकार को लेटर लिखा। सापा की गवर्नमेंट में भी भारत सरकार को लेटर मानपाल सिंह जी ने लिखा और तमाम विधायकगणों ने लिखा। अब थोड़ा सा इसमें स्थिति ये है कि सामाजिक न्याय मंत्रालय में कुछ ऐसे लोग हैं, उनको यह लगता है कि यदि विमुक्त जातियों को हम कोई अधिकार दे देंगे तो हमारा हक छिन जाएगा। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और हमारा विमुक्त जातियों का उत्तर प्रदेश का 2008 से 3 से 2008 तक का बजट और फिर 19-20 का बजट जो हम लोग के हक में आता है विमुक्त जातियों के लिए, वो दिया नहीं जा रहा। और अन्य समाज या अन्य समुदाय उस बजट का यूज करते हैं। माने ये कह सकते हैं कि सीधा सीधा विमुक्त जातियों के अधिकारों पर डकैती करना है, तो ये अच्छा नहीं है। बहुत समय हो गया इस लड़ाई को लड़ते हुए, 73 वर्ष का इतना लंबा कालखंड बहुत होता है। उन समुदाय को, जिस समुदाय ने इस देश को आजाद कराया और कहीं भी चोरी नहीं की अंग्रेजों से, ये ब्रिटानिया हुकूमत के दुश्मन, ब्रिटिश विद्रोही, आज भी न्याय ना मिल पाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। और हमें उम्मीद है कि दादा के नेतृत्व में, दादा ऋषि के रूप में है, जब ऋषियों को कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो फिर काफी काम बन जाते हैं। और जिस दिन दादा को थोड़ा सा ही गुस्सा आ जाएगा, उस दिन हम लोगों के अधिकार हमारे हक में होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और जैसे डॉक्टर DP राजभर जी हैं और सब लोग हैं, बहुत लगे हुए हैं पुस्तकों को छपना, दादा का यहाँ पे आना। पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने इस लड़ाई को लड़ा था जब वो सांसद थे। उसके बाद फिर ये शांत हुई। और ज्यादा इतिहास में ना जा करके हम तो दादा को सुनना चाहेंगे। मैं थोड़ा सा चित्रण बता सकता हूँ कि दुर्भाग्य से इस देश की बागडोर जो प्रथम प्रधानमंत्री जी के हाथ में आई, वहीं से इन विमुक्त जातियों के साथ कुठाराघात होने लगा। इतिहास किसी को माफ नहीं करता। पटेल जी और नेहरू जी के बारे में, नेहरू जी के दादा गंगाधर नेहरू जी ब्रिटानिया हुकूमत में दिल्ली के कोतवाल थे। उनके नेतृत्व में 5 लाख लोगों के कत्ल होता है। और पटेल जी के पिताजी बेझर भाई इंदौर की जेल में 13 साल बंद रहते हैं। और यह प्रयास करके पटेल जी ने पूरा प्रयास किया, अपनी बात रखी, लेकिन उनकी बात समझ में नहीं आई प्रधानमंत्री जी के। फिर आयोग बना, ठक्कर आयोग, जो नेहरू जी के बड़े खास थे। उनने जब रिपोर्ट दी विमुक्त जातियों की और लाखों लोग जेलों से छोड़े गए,
उनका सब कुछ लुट गया और एक सम्मान भी नहीं मिला। हम अंग्रेजों के अपराधी थे, भारत सरकार के तो हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आजादी की लड़ाई में हमने सब कुछ निछावर कर दिया। उस समुदाय ने फिर पटेल जी की बात नहीं मान करके फिर दूसरा आयोग बनाया, जो उनके सेक्रेटरी थे वो आयोग बना। उनकी रिपोर्ट को भी प्रधानमंत्री जी ने नहीं माना। यह अन्याय होते हवाते पटेल जी यदि रहते हुए, उनके साथ भी मजाक हुआ, घृणित मजाक होना। बीमार होकर के जब उनको बॉम्बे भेजा गया तो हवाई जहाज से भेजा जा सकता था, लेकिन पैसेंजर ट्रेन से भेजा, वो 3-4 दिन में पहुंची। और बाद में उनके अंतिम यात्रा के लिए जब व्यवस्था की गई इंडिया गेट पर, तो भी लाहौस पर राजनीति कैसे की जाती है ये प्रथम प्रधानमंत्री जी से सीखा जा सकता है। वैसे ये अच्छी बातें याद करने वाली तो नहीं है, लेकिन इतिहास के पन्नों में है तो बोलना ही पड़ेगा। मात्र उस समय मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, वो फोन चलते थे। तो उनकी अंतिम यात्रा के लिए सभी को रोका गया। प्रथम राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उनको जब पता लगा तो उन्होंने कहा कि मैं जरूर जाऊंगा, तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में नहीं तो मैं राजेंद्र प्रसाद के रूप में जाऊंगा संसार में। वहां पे गए और ऐसी जगह उनका अंतिम संस्कार किया गया जहां कोई इतिहास भी नहीं जानता। दादा जानते होंगे और लोग भी जो हमारे साथ जुड़े हैं कम ही लोग जानते होंगे। इतने महान व्यक्तित्व राजघाट में स्थापित होना चाहिए, उनकी समाधि होना चाहिए। हम तो ये भी मांग करेंगे कि जितने भी और समाधियां बनी हैं उन पर कितना भारत सरकार का पैसा खर्च हो रहा है देश का, और पटेल जी की समाधि पे कितने रुपया खर्च हो रहे हैं। ये एक अजीब सी स्थिति है। हमें हमारा सिर्फ विमुक्त जाति का प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश में नहीं दिया जा रहा। विभिन्न सरकारें आई, एक सरकार बीच में आई थी, उसने करके जिनको बहन जी कहते हैं वो सब पे ब्रेक लगा दी। हम चाहेंगे कि दादा हमें कभी मिलें, इजाजत दें तो संविधान की रक्षा के लिए, संविधान के अधिकारों के तहत जब हमें कहीं न्याय नहीं मिलेगा तो एक न्यायालय बचता है, उन्हीं के दरवाजे पे जाकर के अपने न्याय की बात रखेंगे। यही मुझे कहना था, और जो दादा का निर्देश होगा वो आगे हम उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। धन्यवाद दादा, बहुत सारगर्भित भाषण आपने दिया। अब मैं अगले क्रम में हमारे विमुक्त एवं घुमंतु जनजाति विकास परिषद अखिल भारतीय के राष्ट्रीय सह कार्यवाह श्री अनिल फट साहब को निवेदन करूंगा कि वो मार्गदर्शन करें। श्री अनिल फट साहब। श्री अनिल फट साहब, शायद उनका माइक तो म्यूट है, अगर वो सुन पा रहे हो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ, आज सभी को विमुक्त दिवस पर शुभकामनाएं देता हूँ। सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। ये बहुत खुशी की बात है कि आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के संयुक्त तत्वाधान में यह विमुक्त दिवस मनाया जा रहा है। इसी बहाने आज हम लोग एक दूसरे से मुलाकात भी कर रहे हैं, बहुत दिनों बाद सामने से देखने का भी मौका मिला है। हाँ, तो मैं सभी की सेहत के लिए भी अच्छी कामना करता हूँ, सभी को कामनाएं देता हूँ।
मुझे लगता है कि ये जो विमुक्त दिवस है, आज तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरे देश भर में आप 7 से लेकर 9 तक आज पूरा सेलिब्रेशन हो रहा है, और ये शायद पहली बार होगा कि पूरे प्रोग्राम है, कहीं कहीं 5-5 दिन से प्रोग्राम चल रहे हैं, और ये हमारे लिए खुशी की भी बात है। इस स्तर पर आज हमारे लिए केंद्र सरकार के द्वार खुले हुए हैं, हमें बोर्ड मिला है, दादाजी जैसे एक ऋषि तुल्य व्यक्तिमत्व वहां पे है। यूपी में भी हमारे एक ऋषि तुल्य दादाजी है, उनके नेतृत्व में भी आज अच्छा काम चल रहा है। तो संगठन के तौर पर बताया जाए तो ये तो हमारी दशा है, अभी इतिहास तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन नया लिखने से हमें कोई रोक भी नहीं सकता। इस विषय से भी हमें जाना पड़ेगा। अभी हमारे ऊपर जो जो अन्याय हुआ है, इतनी सरकारें चली गई, पहली बार कोई सरकार है कि हमें रास्ता तो दे रही है, हमें रास्ता दिखा रही है, और हमारा नसीब है कि हमारे साथ आज स्वयं दादा है, बीके लोधी जी जैसे इतने महान रिसर्चर है इस विषय में जो काम करते हैं। हमारे एडवोकेट डीपी राजभर जी है, तो सुप्रीम कोर्ट में इतना उनका वक्त जाता है, फिर भी वो पूरी तरह से इस मूवमेंट में जुड़े हुए हैं। मैंने जब उनको देखा, उनको मैंने मिला, तो मैं बवाल सा हो गया कि हम कितना काम करने के लिए झिझकते हैं, हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन इतना बिजी होने के बावजूद उनका डॉक्यूमेंटेशन, उनका प्रिपरेशन जो है, तो मुझे लगता है कि सही मायने में देश के विभिन्न विभिन्न अंगों से एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप भी इकट्ठा हो रहा है। लेकिन ये करते करते संगठन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अकेले एक जाति को लेकर हम आगे नहीं जा सकते। अकेले एक इंसान अगर एक प्रदेश में काम करेगा, 2 इंसान करेंगे तो हम काम नहीं कर सकते। आज हमारे दादा लोधी जी यूपी में काम कर रहे हैं, बीके लोधी जी है, नरवारिया जी आप कर रहे हो, लेकिन एक टीम बहुत जरूरी है, एक बहुत बड़ी टीम इसके लिए जरूरी होती है। आप अकेले तो पूरे विभाग में काम नहीं कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि इसी मुक्ति दिवस के मौके पे भी हम लोग एक संपर्क एक बहुत बड़ा संकल्प करें कि अभी मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में ऑलरेडी बोर्ड है, तो उसके गठन के लिए हमारा संगठन उसके पीछे पड़े, हमारे लेटर वहां पे सरकार में जाए, हमारा जो प्रतिनिधि मंडल सरकार से मिले, और एक अच्छी कार्यकारिणी मध्य प्रदेश की गठित हो जाए। क्योंकि देखो, आज देश में किसी सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल के दिन नहीं किया जो आज मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। तो एक है कि वहां व्यवस्था जागृत है और विमुक्त घुमंतों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देती है। हमारी है, हमें पूरी जितनी जनजातियां हो मध्य प्रदेश की, हर जनजाति छोटी हो बड़ी हो, उसका प्रतिनिधि हमारे संगठन में लेना ही है। जितना जल्दी हो सके एक अच्छा संगठन, स्टेट की बॉडी, पहले कम से कम स्टेट की बॉडी तो बनानी पड़ेगी, फिर सरकार के साथ हमको पत्र व्यवहार चालू करना पड़ेगा। इसी तरह से जैसे अभी डीपी राजभर जी समझो हमारे सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, एक कोई अच्छा लॉयर एमपी से उनको दिया जाए जो स्टेट कोऑर्डिनेटर बने हमारे संगठन का। एक बीके लोधी जी जैसा एक अच्छा इंटेलेक्चुअल इंसान हमें एमपी में से बाहर निकालना पड़ेगा जो हमारे इसमें काम करेगा। तो ये पूरी टीम जब बनेगी तो काम करने में बहुत मजा आएगा और काम आगे बढ़ेगा। 2-4 इंसान, अभी दादा तो बोर्ड का काम करेंगे, सरकार का काम करेंगे, संगठन में ध्यान देना अभी उनको इतना इजी नहीं है। ये अभी नैतिक लोगों की है, संगठन खड़ा करना, उसे चलाना, कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देना, उनको बताना, काम काज के तरीके बताने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो है बहुत ये है, हमारे लोग इसमें बहुत पीछे है। मतलब हम एक प्रोग्राम भी रखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ हैं। हमें विमुक्त घुमंत का इतिहास भी कभी कभी ठीक तरह से समझ में नहीं आ रहा है, और हमें हमारे यूथ जो है, यूथ को इस मोमेंट में लाना ही पड़ेगा, उनको हमारा इतिहास बताना ही पड़ेगा, हमारे ऊपर जो दौरा है वो भी बताना पड़ेगा, और उनको उनकी ताकत की कितनी जरूरत है हमारे इस संघर्ष के लिए वो भी बतानी पड़ेगी। अगर हम इस मुक्ति दिवस पे संकल्प करके आगे जाते हैं कि आने वाले कुछ दिन में हमारा यूपी का और एमपी का पूरा संगठन खड़ा होगा, जब संगठन खड़ा होगा तो हमारे पास काम करने के लिए लोग भी होंगे, और जैसे ताकत बढ़ेगी, जैसा काम बढ़ेगा तो रिजल्ट मिलेंगे। यूपी में तो अभी बहुत अच्छा 1962 से पूरा डॉक्यूमेंट मिल रहा है हमें, ये बहुत बड़ी बात है, पूरे डॉक्यूमेंट हाथ में आ रहे हैं। अभी कास्ट सर्टिफिकेट का इशू आते आते आखिरी में रुक गया है शायद। हमारे दादाजी ने बताया कि ये इसमें जो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है ये ब्यूरोक्रेसी है। वो कौन सी ब्यूरोक्रेसी है
जो एससी और एसटी का फायदा ले रही है और वो नहीं चाहते कि इनको कुछ मिले। अभी नहीं चाहते। हमारे लोग एससी में हैं लेकिन उनको बेनिफिट नहीं मिलता है क्योंकि वो ऐड किए हुए हैं, बेसिकली नहीं है। तो सबको साथ लेना पड़ेगा, सबकी समस्या ये है। रिजल्ट ओरिएंटेड काम तो करना ही पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ तो रिजल्ट देना पड़ेगा। अभी जो चल रहा है वो तो सही तरह से चल रहा है, हमें कोई गलती भी नहीं करनी है, डॉक्यूमेंटेशन हमारा परफेक्ट भी होना है ताकि हमें कोई तकलीफ ना आए। ये करते करते संगठन बढ़ाना, मुझे लगता है कि अभी हम तो ये मैं तो खुद सब बताता हूँ कि हमारा मूवमेंट शुरू हुआ लखनऊ से ही हुआ। जो बैठक लखनऊ की हुई वो ऐतिहासिक हो गई, उससे पूरा संगठन देश में चला गया। पूरे देश में हमारा प्रवास भी अभी तक 10-15 राज्य तो प्रवास हो गया। लेकिन यूपी की मूवमेंट का जो संगठन है वो बढ़ाना बहुत जरूरी है। संगठन वही के वही है, अभी भी वही है। 2-4 लोग ये तो इतना मेहनत कर रहे हैं कि नौजवान मतलब उसमें सोचना जरूरी है। लेकिन अगर नौजवानों की ताकत मिले, अच्छे लोगों को प्लेटफॉर्म पे आप लेके आइए। और लखनऊ के साथ साथ एमपी में भी हम संगठन के तौर पर नहीं बढ़े हैं, कुछ भी नहीं बढ़े हैं एक साल में। तो मुझे लगता है कि अभी वहाँ जातियों की लिस्ट है, आपके पास स्टडी है, हर जाति में दो चार अच्छे कार्यकर्ता होंगे जो काम करते हैं, उनको जुटाना पड़ेगा। और अभी सरकार अपने विचारों की है, वहां पे चल रही है गठित बोर्ड, उसके पीछे लेकर किसी भी हालत में बोर्ड का गठन जल्द से जल्द हो जाए, कोई भी उसमें नियुक्ति हो। हम इस तरह से काम करेंगे। मुझे लगता है कि आज दोनों इकाइयों के सभी पदाधिकारियों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस जिम्मेदारी के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और दोनों प्रदेश साथ में आ गए, दोनों में एक अच्छी कोऑर्डिनेशन है, ये सबसे बड़ी बात है। और दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर हम अगले साल का संकल्प करें कि अगले साल तक हमारा संगठन वहाँ, हमारा काम वहाँ अच्छा होगा और लोगों के लिए हम कुछ कर सकेंगे। हम एक मीडिएटर बनकर काम कर सकेंगे। संगठन के बिना कुछ नहीं होता, अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। वो घूम सकता है लेकिन उसके पास ताकत नहीं होती है जो होती है। जिस तरह से दादा ने सोचा है कि हमें लीगल सेल चाहिए, हमें इंटेलेक्चुअली, उन्होंने क्यों सोचा है? ताकि एक अलग अलग ताकत बने। हमारे लीगल इश्यूज है, हमारे अकेले डीपी राजभर जी पूरे देश के फाइल्स शूट करते हैं ह्यूमन राइट कमीशन में। एक इंसान पूरे देश भर के किसी भी स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई घटना घटती हो, वो दिल्ली में बैठ के फाइल करते हैं। अगर उनको ताकत मिले, एमपी में से लॉयर मिले, यूपी में से लॉयर मिले, राजस्थान से लॉयर मिले और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लीगल सेल बने, वो कितना काम कर सकते हैं हम सोच भी नहीं सकते। अगर बीके लुधु जी के साथ इंटेलेक्चुअल सेल चला आ जाए दोनों तीनों राज्य का, उनकी ताकत बढ़ेगी। उनकी अकेले काम करना और 10 जनों को साथ में लेना। हमारा घरों का प्रॉब्लम है, हमेशा क्या होते हैं, हमें हाउसिंग का, माइग्रेशन का हमारा प्रॉब्लम है। अगर हमारे कुछ अच्छे लोग इस विषय में काम करें कि जैसे अभी हर स्टेट का मॉडल है, समझो महाराष्ट्र में घरों का मॉडल अच्छा चल रहा है, जमीन देते हैं, घर भी बनवा के देते हैं, तो उस पे कोई स्टडी करे, हमें डॉक्यूमेंट मांगे, उस डॉक्यूमेंट को कंपेयर करे, वहां के सरकार के साथ पत्र व्यवहार करे कि आपके जो भी होम फॉर ऑल की स्कीम में इस तरह का शामिल किया जाए जिस तरह से महाराष्ट्र घर देता है। अभी हमें पौंडीचेरी में पता चला कि 250 घर सरकार ने दिए है, बना के दिए, चाबी भी दे दी लोगों को उनको। हम वहां का मॉडल एक्सेप्ट करें और हमारे स्टेट में उसके ऊपर, लेकिन इसके लिए हमें कार्यकर्ता चाहिए जो इसी विषय में काम करेगा। जमीन, सरकारी घर, उसका दफ्तर, ये लीगल सेल, इंटेलेक्चुअल सेल और हमारा हाउसिंग सेल अगर साथ में काम करेगा और हमारी मेन टीम काम करेगी तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। मानसिकता होती है शासन की, लेकिन कहीं कहीं हमारी भी गलती होती है कि हमारा अप्रोच भी कम हो जाता है और कोई विषय हम चालू कर देते हैं, एक अच्छा प्रोग्राम भी लेते हैं और वो विषय उस प्रोग्राम के बाद खत्म हो जाता है। तो सबसे बड़ी, हमें उस विषय को बंद नहीं करना है किसी भी हालत में। यूपी के लिए तो मैं कहता हूं कि हम टारगेट करें सर्टिफिकेट और बोर्ड, इस दोनों पे टारगेट करें, दोनों के ऊपर ही हम काम शुरू कर दे। थोड़ी मेहनत लेनी पड़ेगी, आपकी इतने सालों की पुण्याई है, आपने दादाजी इतना साल उत्तर प्रदेश में समाज के लिए काम किया है और आखिरी वक्त में पूंजी काम आती ही है। जिस तरह से आपने काम किया है वो आपकी मेहनत रंग लाएगी
इसके लिए एक अच्छी टीम खड़ी करेंगे। हमारे से जितना बन सके हम देने के लिए तैयार है। पर फिर एक बार मैं सबको बधाई देता हूँ, मुक्ति दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी तरह से हमारा संगठन बढ़ाते जाएगा। धन्यवाद। मोहन जी हो गया, माइक अनम्यूट कर लीजिए अपना प्लीज। नरवरिया जी माइक अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। मैं अगले क्रम में आदरणीय डॉक्टर बीके लोधी साहब से अनुरोध करूंगा, जो हमारे परिषद के राष्ट्रीय संयोजक हैं बौद्धिक प्रकोष्ठ के, कि वे अपना वक्तव्य दें और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय बीके लोधी साहब। धन्यवाद मोहन जी। मुझसे एक आग्रह हुआ था कि मैं क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताऊं। मेरा जो अपना अध्ययन है, जो रिसर्च है, वो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट की पृष्ठभूमि केवल ब्रिटिश पीरियड तक नहीं जाती है, बल्कि इसके पीछे जाएंगे तो ये मुगल पीरियड से भी शुरू हो जाता है। ये मैं हो सकता है आपके लिए एक नई बात लगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा इस पे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पे कुछ बोलना चाहूँगा। देखिए, आज जो ये संयुक्त तत्वाधान में मीटिंग हो रही है, वेबिनार हो रहा है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की हमारी विमुक्त घुमंतु जनजाति विकास परिषद की ओर से, ये केवल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त कार्यक्रम से भी बढ़ के आगे है। एक तो इसमें एक आएगा जिसमें बुंदेलखंड है, और बुंदेलखंड हमारे दोनों भागों में विभाजित है, आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। और जब इसके आप बैकग्राउंड पे जाएंगे तो जो कंपनी सरकार ने जो पहला विद्रोह हुआ था, जिसे रोहिल्ला विद्रोह कहते हैं, 1770 के दशक में ये हुआ था, और 1773 में एक रेगुलेशन एक्ट आया था, और इसके बाद 1793 में एक रेगुलेशन अलग से जारी हुआ था, जिसमें उत्तर भारत के कुछ जातियों को क्रिमिनल ट्राइब घोषित किया गया था। लेकिन वो रेगुलेशन इतना ज्यादा खतरनाक नहीं था, वो किसी भी जाति को, किसी भी बंदे को बॉर्न क्रिमिनल घोषित नहीं करते थे कि यदि कोई कम्युनिटी क्रिमिनल घोषित कर दी गई है तो उनके बच्चे भी क्रिमिनल कहलाएंगे। वो 1871 जैसा इतना खतरनाक वो कानून नहीं था। इसके बाद देखिए, हमारे जो विद्रोह केवल ऐसा नहीं है कि एक ही क्षेत्र विशेष में हुए हैं, बहुत से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुए थे, और ये विद्रोह किए थे उन जातियों ने जो यहाँ की जल, जंगल और जमीन के वास्तविक मालिक थे, और इनको सहयोग देने वाले जो हमारे घुमंतु समुदाय के, घुमंतु जनजातियों के लोग थे। कि भारत की संस्कृति में ऐसा था कि अपने क्षेत्र के एक जो माननीय व्यक्ति होता था, मुखिया होता था या राजा होता था, तालुकेदार होता था, उसके प्रति सभी लोग वफादार होते थे। इसीलिए उस विद्रोह में ये जो घुमंतु जनजातियां थी वो भी शामिल थी। इस तरह के बहुत से प्रमाण हमारे यहाँ मिलते हैं। 1770 के दशक के बाद एक जो रामोसी रिवोल्ट हुआ था, रामोसी विद्रोह हुआ था, ये बहुत बड़ा विद्रोह था, लंबे कालखंड तक चला था। ये चला था 1825 से 1831 तक, और इनके लीडरशिप जो प्रदान करने वाले थे क्रांतिवीर अमरजी नाइक थे। उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा विद्रोह महाराष्ट्र में ये चला हुआ था। इसके बाद उनको फांसी दे दी गई थी। इसके बाद आता है आपका 1842 का बुंदेलखंड विद्रोह। बुंदेलखंड विद्रोह के जो प्रमुख नायक थे वो हृदय साय लोधी थे, राजा, हीरागढ़ के राजा थे ये, और इसकी शुरुआत बुंदेला राजाओं ने की थी, लेकिन इसकी बागडोर अंततः हृदय साय लोधी ने संभाली थी, और उनके संभालने पर उनकी 3 पीढ़ियां कुर्बान हो गई थी 1857-58 तक। उनके दोनों भाई मारे गए थे, और वो खुद भी उनको फांसी हो गई थी, और राजा हृदय साय के जो पुत्र थे मेहरबान सिंह, उनको भी फांसी दे दी गई थी। तो ये विद्रोहों की पहले की श्रृंखला है। इसके पहले क्या होता है कि आखिर क्या कारण था कि ये विद्रोह हुए। बुंदेलखंड विद्रोह के पीछे का सबसे बड़ा कारण था कि यहाँ पर जो मुगल पीरियड में गौड़ राजपूत, लोधी राजपूत और बुंदेला राजपूत, उस समय गौड़ भी राजपूत का दर्जा प्राप्त कर चुके थे, लोधी राजपूत भी इनका दर्जा मिल चुका था इनको। तो ये जब हुआ था तो आप जानते हैं कि बुंदेलखंड का सबसे बड़ा विस्तार
महाराज छत्रसाल ने किया था। महाराज छत्रसाल ने जो बुंदेलखंड का विस्तार किया था वो था आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत जो नर्मदा नदी है आपकी जबलपुर में, तोंस नदी है यहाँ इलाहाबाद में, और यमुना और चंबल, इस बड़े भूभाग से जो आच्छादित क्षेत्र था, ये क्षेत्र था, इसको बुंदेलखंड कहते थे। और महाराज छत्रसाल का पूरा जीवन मुगलों से युद्ध करने में बीता था। जब ये वृद्ध हो गए थे, एकदम वृद्ध हो गए थे, तो 1725 में लगभग इनको जयपुर के किले में इलाहाबाद के जो सूबेदार थे बंगस खान ने उसको किले को घेर लिया था। वो ये जयपुर हमारे करीब है, महोबा जिले में आता है, बुंदेलखंड में, उसको घेर लिया था। महाराज छत्रसाल जो थे वो केवल योद्धा ही नहीं थे, वो बहुत बड़े कवि और साहित्यकार भी थे। उनकी काव्यात्मक शैली बड़ी गजब की थी। और जब बंगस खान ने जब इनको घेर लिया है तो इन्होंने बाजीराव पेशवा को एक पत्र लिखा था। बाजीराव पेशवा को पत्र लिखा, उसमें लिखा है ना कि बाजी जात बुंदेल की, बाजी राखो बाजीराव। ये पत्र पाते ही बाजीराव पेशवा ने उनकी रक्षा की, बंगस खां को हराया, भगाया। और वहां से महाराज छत्रसाल इतना ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि उन्होंने बाजीराव पेशवा को अपना तीसरा पुत्र मान के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक तीसरा हिस्सा, एक थर्ड पार्ट उनको दे दिया था। जब वो तीसरा हिस्सा उनको दे दिया तो बुंदेलखंड के जितने भी किसान थे तो बहुत पहले से भी वो या तो मतलब कृपा पात्र थे राजाओं के, या फिर मतलब उनके रिश्तेदार थे। तो कभी भी बुंदेलखंड के किसानों ने भूमि पर कोई टैक्स दिया ही नहीं था। न बाजीराव पेशवा ने कभी टैक्स लिया, महाराज छत्रसाल ने भी टैक्स नहीं लिया, राजा हृदय साय ने टैक्स नहीं लिया। कभी भूमि कर लगा ही नहीं आके किसानों पे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर पहली बार यहाँ के किसानों पर, राजाओं पर, तालुकेदारों पर, सामंतों पर, बड़े बड़े मतलब जो लोग थे, माननीय लोग थे, इंपॉर्टेंट लोग थे, उन पर जब टैक्स लगाया तो इनको ये चीज बड़ी नागवार लगी और बहुत बड़ा अपमान इन्होंने समझा कि भूमि हमारी माता है और माता पर हम टैक्स देंगे। तो इस तरह से ये विद्रोह शुरू हुआ कंपनी सरकार के खिलाफ। कंपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह हुआ तो ये विद्रोह 3 साल 4 महीने तक चला था। 1841 से शुरू हुआ तो 43 तक चला था। तो फिर इसमें अंग्रेजों के पैर उखड़ गए थे, लेकिन अंग्रेजों की जो सबसे बड़ी नीति थी फूट डालो और राज करो। इस नीति के तहत उन्होंने बुंदेलखंड विद्रोह को फिर दबा दिया। और उसमें जो कुछ राजा थे, बुंदेला राजा, वो उनसे मिल चुके थे। मिलने के बाद इन्होंने घोषित किया कि जो हमसे क्षमा मांग लेंगे, युद्ध ना करने का वादा करेंगे, आगे कानून व्यवस्था में सहयोग करेंगे। उनको कंपनी सरकार वचन देती है कि इनको माफ कर दिया जाएगा और सारी जमीनें कुछ वापस कर दी जाएंगी, तमाम चीजें। लेकिन जो आज गौड़ जनजाति, हमारी गौड़ राजाओं ने, गौड़ प्रजा ने और लोधियों ने, इन्होंने माफी नहीं मांगी। तो 1842 में ही इनको अपराधी प्रकृति का लॉर्ड एलनबरो, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने घोषित कर दिया था। तो ये क्रिमिनलिटी का स्टिग्मा, अपराधी होने का स्टिग्मा यहाँ से शुरू हो जाता है 1842 से ही इन लोगों के ऊपर। अंग्रेजों के आने से आप ये समझिए कि भारत आर्थिक रूप से ही दरिद्र नहीं हुआ। हमारी जो विश्व में इकोनॉमी में जो हमारा योगदान था भारत का, वो 27% था, जो आज हम जीडीपी कह सकते हैं, और 24% लगभग चाइना का भी था। तो विश्व की सारी आय का मोर देन 50% हिस्सा भारत और चीन के पास था। ये बहुत बड़ा वैभव था हमारे पास। लेकिन अंग्रेजों ने तो फिर क्या किया कि हमारे जो ग्रंथों को इतना तोड़ मरोड़ करके पेश किया कि अगर हमको भारत में शासन करना है तो इनके दिलो दिमाग में जो मैकाले का एजुकेशन है, जो आज भी हमारे दिलो दिमाग में बसा हुआ है, उसको किया। इन्होंने क्या किया कि लगभग उस समय की 200 जातियों को क्रिमिनल घोषित किया और 429 जातियों को अछूत बना दिया। जब ये 429 जातियां अछूत बनी हैं, 429 जातियों में 51 जातियां ऐसी थी जिनके ऊपर क्रिमिनलिटी का भी स्टिग्मा था, वो क्रिमिनल टाइप थे, ये समझिए। अब जो शास्त्रों में जो कहा गया है, ये कहा गया है कि भाई देखिए, ये अनटचेबिलिटी जो है बहुत प्राचीन समय से ऐसा शास्त्रों का गलत अनुवाद करके, गलत व्याख्या करके हमको बताया जाता है, ऐसा गलत। जबकि शास्त्रों का अध्ययन करने पे आपको पता चलेगा, किसी शास्त्र में आपको 7 और किसी में अधिकतम 12
अपवित्र जातियों का उल्लेख तो है, लेकिन वो अनटचेबल नहीं थी। अस्पृश्यता का तो बिल्कुल कहीं कोई जिक्र ही नहीं मिलेगा। लक्ष्मी दादा हमारे सामने बैठे हुए हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अछूत जातियों को जो पढ़ाया जाता है कि मंदिर में प्रवेश वर्जित था, वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये बांसकोर या बसोर जो बुंदेलखंड की जाति है, वो जिसको अछूत बनाया अंग्रेजों ने और जिनको क्रिमिनल बनाया अंग्रेजों ने, वो आज भी सबसे पहले मंदिर में प्रवेश, जब कोई गाजे बाजे के साथ कोई फंक्शन होता है, कोई आयोजन होता है, तो सबसे पहले जिसको कहा जाता है कि अछूत जातियों को मंदिर में प्रवेश वर्जित है, अनिवार्य रूप से केवल वो बसोर जाति ही प्रवेश करती, इसके बाद बड़े बड़े लोग प्रवेश करते हैं। तो ये जो गलत तर्जुमा है, गलत व्याख्या है, तो अंग्रेजों ने केवल हमको गरीब नहीं बनाया, दरिद्र नहीं बनाया, सांस्कृतिक रूप से गरीब बना दिया। हमारे शास्त्रों की गलत व्याख्या कर दी गई, इतना कि आज भी हम लोगों में ये लगता है कि जो भी हमारी बुरी हालत है वो अंग्रेजों के कारण नहीं, बल्कि और शास्त्रों के कारण है, धर्म शास्त्रों के कारण है। एक तर संगत बात वर्मा जी सामने बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि वास्तव में जैसे कास्ट जो हमने एक नया वर्ड इन्होंने इजाद किया, जात और जाति में फर्क समझना होगा हमारे विद्यार्थियों को। हम जात थे, जाति नहीं थे। जाति की व्याख्या समाजशास्त्री सब लोग ये कहते हैं कि जाति एक ऐसा क्लोज वर्ग है, इतना बंद समूह है कि एक दूसरे को फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करता। आप बताइए, यदि वास्तव में ऐसा होता जाती जातों के अंदर, तो हम विश्व की सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी हो ही नहीं सकते थे। हमारे अंदर एक्सचेंज की व्यवस्था थी, ये था कि हम कुछ उत्पादन करते हैं, आप कुछ उत्पादन करते हैं, और बगैर तालमेल के, बगैर एक संगठन के, इस तरह की हम इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी हो ही नहीं सकते थे। तो इस तरह का जो मिस इंटरप्रिटेशन जो किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। हम जाति नहीं थे, हम जात थे, और जातों में बहुत बड़ा संगठन था। इस संगठन को तोड़े बगैर अंग्रेज शासन भारत में कर ही नहीं सकते थे, और उन्होंने हमारे संगठन को बाकायदा, जो हमारी विविधता में एकता थी, उसको इन्होंने तोड़ दिया, बहुत बुरी तरह से तोड़ा, जिसका खामियाजा आज भी हम भुगत रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से भुगत रहे हैं। और फिर 1842 के बाद जो स्वतंत्रता संग्राम बड़ा होता है उत्तर भारत में, 1857 और 58 में चला है, जिसको स्वातंत्र समर के नाम से कहते हैं, और अंग्रेज इनको म्यूटिनी कहते थे। तो इसमें इसकी शुरुआत जो कहते हैं कि 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। जो धन सिंह कोतवाल, जो गुर्जर जाति के थे, जो क्रिमिनल ट्राइब बाद में घोषित किए गए गुर्जर जाति के थे, वो उन्होंने बहुत बड़ा भीषण विद्रोह किया था, बहुत बड़ा। जेल तोड़ दी थी, सारे कैदियों को निकाल दिया था, बहुत अंग्रेजों का भीषण कत्लेआम हुआ था। इसके बाद गुर्जरों के गांव जलाए गए, जैसे महाकौशल और बुंदेलखंड में सारे लोधियों के गांव जला दिए गए थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जरों के साथ भी यही दुर्व्यवहार हुआ था। लेकिन इस इतिहास को तोड़ा और मरोड़ा गया है। आज भी हमको क्रिमिनल ही माना जाता है, आज भी, मतलब क्रिमिनल टेंडेंसी का। मल्लाहों का कितना बड़ा विद्रोह था, बहुत बड़ा विद्रोह। सत्ती चौरा की बात हो, चाहे आपके आगरा पर क्षेत्र की बात हो, और शेखवाबाद क्षेत्र की बात हो, पासियों का बहुत बड़ा विद्रोह था। आज उनको अनटचेबल कहा जाता है, अछूत कहा जाता है। आप एक बहेलिया जाति है, नवल किशोर एक नवयुवक हैं, जिस उन्होंने मुझे सरकारी दस्तावेज पेश किए थे, वो प्रामाणिक हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, कि सतना के एक गांव में 44 बहेलिया लोगों को फांसी दे दी गई थी। वो सब के सब सैनिक थे। यहाँ तक कि मुगल पीरियड में भी इतिहास मिलता है कि वो उनकी एक अपनी मनसबदारी थी, एक सेना थी बहेलिया लोगों की, पासी लोगों की सेना थी, खटीक लोगों की अपनी सेना थी। कोई सैन्य समुदाय, जो सैन्य समुदाय है, वो भला अनटचेबल कैसे हो सकता है? वो तो गौरवमयी पद होता है। लेकिन ये किया किसने? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश इतने चालाक थे, जो मुगल भी नहीं कर पाए वो अंग्रेजों ने कर दिखाया। हमको अछूत भी बनाया, हमको क्रिमिनल भी बनाया, हमको मेन स्ट्रीम से बाहर भी किया, और हमको आर्थिक रूप से दरिद्र दिया उन लोगों ने। अब भर लोगों का कितना सराहनीय योगदान रहा है इतिहास में, दादा दादी जानते हैं। यहाँ पे डीपी राजभर बोलना चाहेंगे तो बोल देंगे। अच्छा, उनका भी बहुत बड़ा एक समय था कि बुंदेलखंड तक उनका शासन था भर लोगों का, और भर नाम के, भरवाड़ा नाम के, इस तरह के बहुत भरवाड़ी नाम के गांव आज भी मिलते हैं, उनके सिक्के मिलते हैं। लेकिन आज उनकी क्या हालत है? बड़ी खस्ता हालत है। तो ये हमारा जो इतिहास में योगदान रहा है, जल जंगल और जमीन के मालिकों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, ये मतलब बड़ा असहनीय है
चलो अंग्रेजों ने किया वो हमें बर्दाश्त है क्योंकि वो हमारे दुश्मन थे, लेकिन आज की तारीख में हम इतना प्रयास कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हमको संवैधानिक हक नहीं मिलता है, संवैधानिक दर्जा नहीं मिला हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी कैटेगरी नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कैसे मिलेगा? ये बड़ी मतलब अफसोसजनक की बात है, ये बात है। अच्छा, एक जो सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या हुई है कि हमारी जो विमुक्त जातियां हैं, उन विमुक्त जातियों को कुछ को एससी में शामिल किया गया, कुछ को एसटी में शामिल किया गया, बाद में जो मंडल आयोग का दौर आता है वो ओबीसी में शामिल कर दिया गया। इसमें झारखंड हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के ये निर्णय है कि अगर बहुत ज्यादा बैकवर्ड को आप बैकवर्ड के साथ मिला देंगे, सक्षम के साथ, उनको कभी न्याय नहीं मिलेगा। वेंकट चलैया कमीशन ने भी कहा कि भाई इनको गलत ढंग से क्रिमिनलिटी का स्टिग्मा इनके ऊपर लगा हुआ है। लोकल कमेटी ने भी अनुशंसाएं की, बहुतों ने अनुशंसाएं की, लेकिन हमारे लोगों को इस शिकायत है कि भाई देखिए ये हो क्या रहा है कि इतनी कमेटी बन गई, इतने कमीशन बन गए, लेकिन हमारे लिए उद्धार के लिए, हमारे उत्थान के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। तो जहां तक मैं समझता हूँ वो मेन चीज ये है कि अभी तक हमारे लिए कोई परमानेंट ऐसा निकाय नहीं बना हुआ है जो निगरानी करे, जो मॉनिटरिंग करे कि भाई इन सिफारिशों का आखिर हुआ क्या है। और इस देश की ब्यूरोक्रेसी को आप समझते हैं कि अभी काफी हद तक जो चलती है वो ब्रिटेन के ही नक्शे कदम पर चल रही है, जो अंग्रेजों के जमाने में साहिबान थे उसी तरह के नक्शे कदम पर चल रही है। और एक जो अफसोसजनक पहलू ये भी है कि हमारे अपने ही लोग जो भी है एससी में शामिल हैं, उनको लगता है कि शायद इनको अगर ये हक मिल गया तो हमारा हक ना छीन लें। तो हमारी लड़ाई सबके लिए है, उनके लिए भी है, अपने लिए भी है, लेकिन हमें जो उत्तर प्रदेश में सहयोग नहीं मिल पा रहा है, फिर भी हमने इतनी कोशिश कर दी है कि 2 लेटर हमारे बोर्ड से आ गए हैं। अब इनको छटपटाहट मची है ब्यूरोक्रेसी में कि अब तो लगता है हमको सर्टिफिकेट जारी करना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए हमें उत्तर प्रदेश शासन से ये जानकारी मिली है कि सामाजिक न्याय मंत्रालय के जो सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने भी दादा कमीशन ने जो लिस्ट तैयार की है, कन्फर्म बाई और एंड कन्फर्म बाई द कमीशन, उसकी सूची 34 स्टेट को वो अपने पत्र के साथ भेज चुके हैं कि ये केंद्रीय सूची है, इसके अनुसार इनको राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं उनका इनको लाभ पहुंचाएं और निश्चित पहुंचाएं। तो ये 3 काम मैं समझता हूं कि बहुत बड़े काम हो गए हैं। बोर्ड ने 2-3 लेटर लिख दिए हैं और हमारे सेक्रेटरी साहब ने लिखे हैं, तो मुझे लगता है कि ये उम्मीद बनी तो है कि अड़ंगेबाजी के बावजूद, एक नेगेटिव थॉट के बावजूद हम अपने अधिकार को ले सकेंगे, निश्चित ले सकेंगे। हमें सबसे पहले जो आइडेंटिटी हमारी है सर्टिफिकेट की, वो मिलनी चाहिए थी। अभी देखिए हमारे डॉक्टर डी आर वर्मा साहब ने एक क्वेश्चन उठाया था कि भाई इतना हमारे बजट का क्या हुआ। तो उस बजट में ये हुआ कि माननीय हमारे समाज कल्याण मंत्री हैं, लोधी दादा के जो परम मित्र हैं, और मैंने देखा है कि उन्हें कंधे पे कंधे हाथ डाल के चलते हैं, लेकिन हमारा काम उतना नहीं कर पा रहे हैं वो। तो उन्होंने बिल्कुल झूठा जवाब दिया कि सर्टिफिकेट मिल रहा है, सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, जबकि ये बात बिल्कुल सही है कि सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। उन्होंने हाँ ये सच्चाई बोली है कि भाई इतने 1000 करोड़ का बजट था, इतना बजट था, वो लैप्स हो गया है। तो उनको याद दिलाना चाहिए कि साहब लैप्स इसलिए हो जा रहा है कि क्लेमेंट नहीं मिलता, कोई दावेदार नहीं मिलता। दावेदार क्यों नहीं मिलता है कि हमको सर्टिफिकेट ही नहीं मिलता है, हमारी सीटें खाली रह जाती हैं। राइट टू एजुकेशन हमको भी है, तो वो राइट टू एजुकेशन कब मिलेगा? राइट टू एजुकेशन के लिए आपने बहुत से आसन पद्धति विद्यालय खोले हैं, कहते हैं कि बच्चे नहीं मिलते, हमने जनरल को अलाउ कर दिया, ओबीसी को अलाउ कर दिया। उसमें बच्चे तो आपको इसलिए नहीं मिलते हैं कि हमको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, बहुत सीधी सी बात है। तो पहली जरूरत तो हमारी सर्टिफिकेट की है। अब फिलहाल जो हमारे पहले एक विशेष सचिव साहब थे धीरज कुमार साहब से आइए, दादा साहब ने भी उनको, दादा साहब ने एक पत्र लिखा हुआ था, तो उन्होंने एक भूमिका तो उसमें बना दी है कि भर जाति की तरह बगैर किसी एरिया रजिस्ट्रेशन के सभी को एक सर्टिफिकेट जारी किया जाना, हर जिले में जारी किया जाना, ये समीचीन होगा, उपयुक्त होगा। इसके अलावा इस पे आगे अलग से कार्य चल रहा है। तो और मैं आगे बताना चाहूंगा कि अंग्रेजों ने जो क्रिमिनल घोषित किया 1857 के बाद क्या हुआ कि एक तनाव चल रहा था एंग्लो अफगान वार सेकेंड। पहला तो तब हुआ था जब बुंदेलखंड विद्रोह हुआ था। पहला जब हुआ तो वहां के बुंदेलखंड के लोधी राजा जो हृदय साय थे और दूसरे लोगों ने बहुत अच्छा अवसर पाया कि ये अंग्रेजी सेना है, अफगान बॉर्डर पे जूझ रही है, अच्छा है कि हम विद्रोह करते हैं। उस समय विद्रोह किया था। इसके 1857 के बाद जब महारानी विक्टोरिया ने कंपनी सरकार से शासन अपने हाथ में ले लिया, तो उस समय बड़ा तनाव शुरू हो गया था यहाँ पर अफगानिस्तान में। एक सेकेंड वर्ल्ड वार की पूरी उम्मीद थी। तो उन्होंने पहले देखा कि भारत में के समाज में से जो मार्शल रेस है, जो लड़ाकू जातियां, योद्धा जातियां हैं, उनको सेना में भर्ती किया जाए। तो उन्होंने पूरे भारत के समाज को 2 भागों में बांटा, एक मार्शल और दूसरा नॉन मार्शल। तो मार्शल में पहले जो हम क्रिमिनल ट्राइब उन्होंने तुरंत घोषित नहीं किया था,
1871 में हमको घोषित किया है। पहले तो देखा कि ये भले ही हमसे लड़े हैं, लेकिन महारानी विक्टोरिया का बहुत अच्छा असर है। वो मान चुके हैं कि कंपनी सरकार ने अन्याय अत्याचार किया था और महारानी विक्टोरिया बहुत उदार मना है, उदार हृदया है और इनके प्रति इनकी वफादारी साबित होगी और उनके प्रभाव में आके हमारी सेना में ये सहयोग देंगे, जरूर भर्ती होंगे। फिर उन्होंने पहचान की, यदि जो जिनको हम मार्शल रेस कहते हैं, इसमें तो अधिकांश लोग, जो 200 का मैं एक आंकड़ा देता हूँ लगभग, कि ये लोग तो हमारे प्रति वफादार नहीं है, ये लॉयल नहीं है, ये डिसलॉयल है। इनको भर्ती करना ठीक नहीं है, भर्ती होना भी नहीं चाहते हैं। तो पहले हमको मार्शल रेस तो उन्होंने माना था, एक योद्धा जाति माना था, लेकिन इसके तत्काल बाद अफगान टेंशन के मद्देनजर हमको तुरंत डिसलॉयल मानते हुए क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया। मतलब पहले मार्शल रेस माना जरूर था, लेकिन इसमें जो घुमंतु जातियां थी, लड़ाकू जातियां तो थी, वो उन्होंने देखिए लक्ष्मीबाई ने नट समाज को इस्तेमाल किया है, कबूतर समाज को अपनी सेना में भर्ती किया था। हमारे जो पूर्व थे गणेश में, तो उन्होंने कुछ वधिया समाज को इस्तेमाल किया था। ऐसे बहुत से प्रमाण मिलते हैं कि ये अपने देशी रियासतों के भी बड़े वफादार होते थे, बहुत ही ज्यादा वफादार होते। ये तो रोजी रोटी के लिए इन्होंने तब क्राइम करना शुरू किया जब इनके रोजगार के सारे साधन छिड़ गए हैं। इनको जैसे मान लीजिए कि भालू का नाच दिखाने वाला कलंदर समुदाय है, उनको इतना ज्यादा पैसा पहले ही नहीं जाता था कि इनको खेती बाड़ी की जरूरत नहीं थी। हमें कुछ बंदिया समुदायों से संपर्क किया कि भाई क्या भूमिहीन होने का कारण क्या, जो लोग कहते हैं हजारों वर्षों से भूमिहीन, वो संस्कृति के कारण भूमिहीन थे। यहाँ पे बहुत से लोगों ने उनको जमीनें देने की पेशकश की, लेकिन उनको इस चीज की पहले बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं थी और जमीन वैसे भी लोग छोड़ रहे थे क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा टैक्स लगा रखा था। तो हमारे बगल में एक बिमुक जाति के एक बहुत बड़े जमींदार थे, उन्होंने 200 बीघा जमीन देकर उनको बसाया था और मेन स्ट्रीमिंग उनकी हुई, बहुत उन्होंने उत्थान किया, बहुत सरकारी सेवाओं में भी आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ समय ज्यादा हो रहा है और मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं शायद ज्यादा समय ले लिया, बाद में बात होती रहेगी आपसे। ठीक है सर, मेरा एक प्रश्न है आपसे। अभी तक विमुक्त जाति का और घुमक्कड़ आदि घुमक्कड़ जो हमारा परिषद बोर्ड है, इसके अभी तक पूरे भारतवर्ष में कहाँ आयोगों का गठन हुआ है? इंद्रजीत भाई, मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। अभी चूंकि 11 मिनट ही बचे हैं हमारे कार्यक्रम को और राजभर जी से निवेदन करता कि 2-3 मिनट में एडवोकेट डीपी राजभर जी अपनी बात रखें सामाजिक और लीगल इश्यूज पे, फिर हम आदरणीय दादा को मौका देंगे। मुझे टोक देते आप बीच में, सही रहता। शायद आप लोग सभी लोग सुन पा रहे होंगे, हमारी बात सबको सुनाई दे रही है? हेलो, हाँ सुनाई दे रही। आप सभी को दादाजी, सीनियर दादा और छोटे दादाजी सभी लोगों को ओणम और 31 अगस्त के विमुक्त दिवस की बधाई हो। क्योंकि हमारा सब चूंकि समय कम है तो दिनेश जी, पंखा चल रहा है क्या पीछे आपके ऊपर? हाँ, उसको बंद करना हो। आवाज जा रही सही? पंखा बंद कर दीजिए, नॉइस आ रही है। पंखा एक मिनट। अब सही है आवाज? अब सही है। हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है लीगल इश्यूज पे हमको फोकस करना है, क्योंकि यहाँ सारे विद्वान लोग हैं और खास करके अनिल फड़जी हैं। दादाजी तो अपने आप में एक किताबी हैं महाराष्ट्र स्टेट और पूरे देश के लिए। हमारे छोटे दादाजी भी हैं और स्पेशली मोहित जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, हम लोगों को ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को की टीम को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि मामला बहुत बड़ी जनसंख्या का है जिसमें 2-3 लोगों के काम करने से काम होने वाला नहीं है। तो मैं आता हूं पहले कि जो हमारे बीच जो भ्रांतियां हैं, पहले तो हमको खुद ही कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा कि विमुक्त जातियों की जो लड़ाई है कैसे लड़ी जाए और किस दिशा में लड़ी जाए। ये तभी मुमकिन होगा जब हमारा स्टैंड क्लियर होगा। हमेशा हम गवर्नमेंट को, चाहे पिछली गवर्नमेंट हो या वर्तमान गवर्नमेंट हो, हमको हमेशा हम लोग दोषारोपण किए थे। दोषारोपण करने से कुछ होने वाला नहीं है। कहीं न कहीं हम आप भी जिम्मेदार हैं जो उस समय के हिसाब से हमारे लोग नहीं चल पाए जैसे आज चले। तो हमको भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने हमारी बात को सुना, कम से कम
कुछ नहीं दिया तो एक वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड तो दिया, जहाँ सेंटर में हमारे कोई माँ बाप नहीं था, कम से कम एक तो पहचान दी। आगे जो भी कमीशन की बात है और भी जो पावर्स हो देखा जाएगा, लेकिन एटलीस्ट अभी तो हम शुक्रगुजार हैं केंद्र की सरकार का, और रहेगा, पूरा समाज रहेगा। पहली बात, हम जो कानूनी इश्यूज पे करना चाहते हैं कि जैसे कि कहा जाता है कि विमुक्त जातियों, जैसे डॉक्टर लोधी साहब जो बता रहे थे कि, और बहुत सारे लोगों से मैं सुना कि कानून में, संविधान में इनका मेंशन कहीं नहीं है। तो ये चीजें हमको क्लियर करनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है कि डिनोटिफाइड ट्राइब्स के नाम से आप बोलेंगे कि संविधान में मेंशन हो, तो ऐसा नहीं है। और संविधान का स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर कोई सब्जेक्ट मैटर किसी लिस्ट में नहीं है, उसके बावजूद वो माना जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट होता है। लेकिन हमारा है जो कॉन्करेंट लिस्ट है संविधान का, 7th शेड्यूल के कॉन्करेंट लिस्ट में नोमेडिक वैग्रेंसी, नोमेडिक माइग्रेटरी वर्ड, वो नोमेडिक वर्ड कहीं न कहीं हमको लिंक करता है। और इसको लिंक करने के लिए हमको क्रिमिनल इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट्स है उसके पैराग्राफ पूछें, जो उसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमको बताते हैं कि हमारा सब्जेक्ट मैटर है। इसका दूसरा एग्जांपल आपको प्रैक्टिकली देख सकते हैं, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसी बनाई, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, साउथ इंडियन स्टेट है, इवन यूपी स्टेट भी जो था, तो स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे बना रही, क्योंकि उस जो सब्जेक्ट मैटर है सेंट्रल स्टेट का होने की वजह से स्टेट अपने हिसाब से बनाती है। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि जो अभी मैटर चल रहा है कि शेड्यूल कास्ट में जो अपनी विमुक्त जातियां हैं, शेड्यूल ट्राइब में जो विमुक्त घुमंतु जाते हैं, जो लाभ नहीं पा रहे हैं, तो ये आपके लिए एक गोल्डन चांस है इस समय कि सुप्रीम कोर्ट के अभी 5 जजेस की बेंच ने अभी उस मैटर को लार्जर बेंच को रिफर कर दिया, क्योंकि अभी एक मामला पंजाब का था। पंजाब गवर्नमेंट अपने यहाँ देना चाहती है कि वाल्मीकि या कुछ और समाज है जिनको शेड्यूल कास्ट में अलग से कोटा देना चाहती है, हरियाणा गवर्नमेंट और पंजाब, लेकिन ये दे नहीं पा रही थी कि एक 5 जजेस का बेंच है ऑलरेडी, महाराष्ट्र का और एक साउथ आंध्र प्रदेश का। लेकिन अब वो मैटर जा रहा है लार्जर बेंच को, 7 जजेस बेंच को, तो उसमें हम लोगों का बहुत कुछ हो सकता है कि मामला सॉल्व हो जाए। और रह गई बात कि हम लोग अपने इतिहास को केवल अपने नजरिए से देखते हैं। क्रिमिनल शब्द जो दिया गया है वो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है, और क्रिमिनल का वर्ड उन्होंने इसलिए दिया कि हम उनके खिलाफ लड़े थे, बगावत किए थे, उनको लूटे थे, उनके खजानों को लूटा था, उनके शस्त्रागारों को लूटा था। तो ये समझ में आता उन्होंने हमको किया। लेकिन आज़ादी के पहले आपको बता दूं कि देश के बहुत बड़े जो लीडर्स हुआ करते थे, जिनका नाम मैं बताऊंगा, और शायद आपको जानना भी जरूरी है कि जो कितना बड़ी बात वो हमारे लोगों के लिए बोला। जैसे पट्टाभी सीतारमैया साहब ने बोला हुआ है, एम सुब्बा राव जो चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट के थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ठक्कर बापा ने दिया हुआ, के एन काटजू, जहाँ तक हमको लगता है के एन काटजू देश के बहुत बड़े बैरिस्टर हुआ करते थे कानूनविदों में, जहाँ पे डॉक्टर लोधी साहब रहते हैं उनके नाम से कॉलोनी है। और बीबी गिरी साहब जो बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, इन्होंने इतनी बुरी तरह से स्टेट में, मतलब इतने फेवरेबल कंडीशन में हमको बोला है उस टाइम पे। लेकिन इस चीज़ों को हम लोगों को नोटिस करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लोग बोलने वाले लोग हैं एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी हुआ करते थे और अभी हैं। और रह गई बात कि जो हम लोग काम कर रहे हैं, इस काम के तरीके को बदलना पड़ेगा। जैसे हम लोग अभी उत्तर प्रदेश में डॉक्टर लोधी साहब इंटेलेक्चुअल सेल संभाल रहे हैं, और डॉक्टर छोटे दादाजी हैं, इधर मैं काम कर रहा हूँ, उधर मोहित जी काम कर रहे हैं। और ये 3 लोगों के तिकड़ी से काम नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़ी जनसंख्या क्या, सबसे बड़ी समस्या है। और महाराष्ट्र का रेफरेंस हम लोग देते हैं, तो महाराष्ट्र को आज रिजर्वेशन मिल रहा है, तो ऐसे नहीं मिल रहा, वहाँ के लोगों ने लड़ा, वहाँ के पुराने पूर्वज जो लड़े हैं, इस वजह से वहाँ मिल गया। हमारे यहाँ पूर्वज सोते रहे बेचारे, वो समझ नहीं पाए। इस वजह से हमको ये जो चैन है बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मोहित जी हैं, तो अपने गुर्जर समाज के यूथ को जोड़े, लाइक माइंडेड जो लोग हैं उनको लाए, हम अपने समाज के लाए, लोधी साहब के समाज के लोग जुड़े हैं, लेकिन और भी तेज लोगों को लाना पड़ेगा। तो इस तरह का चैन बढ़ाना जरूरी है। और हम जो अपने इतिहास को खुद बोलते हैं, इस हमारी कोशिश ये भी होनी चाहिए कि जो चीज़ें गवर्नमेंट की किताबों में, सरकारी किताबों में, स्पेशली एनसीईआरटी की किताबों में या सीईआरटी किताबों में, हमारे ऊपर एक ब्लॉक स्पॉट है क्रिमिनल ट्राइब्स का, यानी वाली जनरेशन को तभी हम फॉरवर्ड कर पाएंगे जब ऑफिशियल बुक्स में इसका सही ढंग से अंकन होगा।
और जो हमारे बड़े बड़े जो फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे जो स्टेटमेंट दिए जिनका मैं नाम दूंगा, ये ऑफिशियली रिकॉर्डेड है, तो इस सारे चीजों को हम करना पड़ेगा। जैसे आप क्या बोलते हैं, मोहन नरवरिया जी, आप मध्य प्रदेश से हैं। देखिए, हम लोग ऑनलाइन डिस्कशन कर रहे हैं, इश्यूज बहुत सारे हैं। आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भिंड जिला है, वहाँ पे बंजारा गुज्जर समाज के 2000 लोग हैं जो 4 सालों से पॉल्यूशन की वजह से पीड़ित हैं। उनकी समस्या 4 साल से बेचारे परेशान थे। जब तक हम उनको हेल्प नहीं करेंगे तब तक वो हमारे साथ क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि मानव प्रवृत्ति होता है, जहाँ कुछ मिलने वाला होता है या मिलने के चांस होते हैं तो वहाँ लोग जुड़ते हैं। तो कम से कम अपनी टीम ऐसी हो, स्टेट लेवल पे कोई भी तकलीफ हो, जो गरीब आदमी है जिसकी आवाज हमारे आप यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो, लेकिन स्टेट की यूनिट के पास पहुंचे, तभी उनको लगेगा कि कोई एक ऐसा वर्ग है जो हमारे लिए सोच रहा है, हमारे लोगों के लिए। और एक इशू यह है कि जैसे कि विमुक्त जातियां या घुमंतु जातियां जो समान वर्ग में बैठी हैं, जिनको किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं है, इसमें कानूनी रूप से भी 10% का जो रिजर्वेशन आया है ओपन कैटेगरी को 50% से ऊपर, तो हम लोगों का एक प्रयास ये होना चाहिए कि जो जातियां सामान्य वर्ग में हैं उनको EWS कोटा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10% का जो कोटा है उसमें कंसीडर करवाने के लिए प्रदेश सरकारों से कोशिश करनी चाहिए, ताकि कम से कम जब तक उनका SC ST OBC का रिजर्वेशन न मिले या विमुक्त जाति का अलग से न मिले, तब तक वहाँ कुछ न कुछ अपना फायदा ले पाएंगे। और रह गई बात रिजर्वेशन की, तो हमको कोशिश करना पड़ेगा। मंडल कमंडल के आने के बाद हमारी सिचुएशन बहुत बदली है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक उपकार है पूरे देश के लिए कि जिन्होंने एक ऐसा रिजर्वेशन पॉलिसी अपने यहाँ लागू किया है कि पूरे देश को ये समझ में आता है कि विमुक्त नाम की भी कोई चिड़िया या कोई पक्षी है इस देश में जो महाराष्ट्र में एग्जिस्ट करती है, जिसको हम प्रदेश सरकारों को रेफरेंस दे सकते हैं। इस सारी बातों को, चूंकि समय बहुत ज्यादा है, दादाजी को हम चाहेंगे कि सुनेंगे, तो सारी बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय विमुक्त, जय भारत। बहुत धन्यवाद राजभर साहब, वकील साहब, बहुत धन्यवाद अच्छी जानकारी के लिए। अब मैं आदरणीय दाते से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय विकास व कल्याण बोर्ड भारत सरकार के अध्यक्ष हैं और महत्वपूर्ण पद पर हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। हमारे संगठन के भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो निवेदन है कृपया मार्गदर्शन करें। आदरणीय दादा इदाते जी। टाइम हमको भी मिलना चाहिए इतना बोलने का। नरवरिया साहब नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। आज विमुक्त दिन के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश विकास परिषद की इकाइयों द्वारा तो थोड़ा सा घुमंतु दिन के कारण हम इकट्ठे आए हैं। दिखाई दे रहा है आपका थोड़ा यूपी के अध्यक्ष दादा लोधी जी, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष नरवरिया जी, अपना कैमरा और बाकी सब कार्यकर्तागण। कैमरा सही करें। मुझे ऐसा लगता है कि भाई समय समाप्त हो रहा है, चेहरा नहीं दिख रहा है। 5 बजे का समय तो 5 बजे है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो भाषण अभी हुए हैं उसका चिंतन करें। अनिल फड़ संगठनात्मक विषय के बारे में बोले। डॉक्टर लोधी जी, इन्होंने एक संशोधनात्मक तथ्य आपके सामने रखे हैं, और राजभर जी ने, एडवोकेट राजभर जी ने ये जो लीगल समस्या वगैरह क्या होती है उसके बारे में कुछ बताया है। हम जानते हैं, अभी समय नहीं इसलिए 2-3 मिनट में मैं खत्म करता हूँ। हम जानते हैं कि अनेक शासन आ गए, अनेक कमीशन आ गए, लेकिन हम 70 साल बोलते हैं, मैं 140 साल बोलता हूँ। 1871 से हम यदि उसकी गिनती करें तो 150 बरस समय तक, हम 150 बरस तक राह देख रहे हैं कि हमारा कुछ ना कुछ हो जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जब एक कमीशन बनाया और विधि पूरे देश का सर्वे करके मैंने रिपोर्ट उनके पास दे दिया, तो केवल 7 महीने में उन्होंने वो रिपोर्ट स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा एक कदम है गवर्नमेंट का।
उन्होंने कल्याण बोर्ड बनाया है। हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट को निरस्त करने के लिए वो उन्होंने हमारे गृह मंत्रालय को भेजा है। और जो 265 वहाँ डीएनटी है जो किसी भी लिस्ट में नहीं है, किसी भी स्टेट के लिस्ट में नहीं है, तो उनका आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन के लिए नीति आयोग को उन्होंने सौंप दिया है। और सामान्यतः मेरे 20 जो सिफारिशें है उसमें से 13 सिफारिशें विमुक्त और घुमंतु के विकास और कल्याण के बारे में सुझाव है। तो इसके लिए ये सोशल जस्टिस विभाग से अंतर्गत उन्होंने ये बोर्ड बनाने को बताया है। वो बोर्ड बनाया है, मैं अभी उसका चेयरमैन हूँ। अभी उसके पहले भी और अभी काम शुरू करने के बाद भी हमारे विमुक्त घुमंतुओं को न्याय कैसा मिले ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। मैं यूपी में 2-3 बार आ गया, वहाँ के हमारे महामहिम राज्यपाल से हम मिले। इतना ही नहीं, उसके सेक्रेटरी के पास मैंने भी पत्र व्यवहार किया था, फोन किया था। कुछ न कुछ अभी शुरू हुआ है, लेकिन उसकी गति ठीक नहीं है। सबसे ज्यादा प्रयास हो रहे हैं डॉक्टर बीके लोधी, मोइन तोमर बहुत प्रयास कर रहे हैं, लिख रहे हैं, राजभर जी लिख रहे हैं। तो उसका असर होने के लिए क्या करना चाहिए वो अभी अनिल फर ने बताया है। ऐसा है कि संगठन इसके लिए चाहिए कि संगठन केवल हमें कोई सर्टिफिकेट मिलना चाहिए इसके लिए ही नहीं, हमारे समाज के पूरे विकास का विचार करने वाला संगठन चाहिए। ऐसा महाराष्ट्र में मैंने 30 बरस पहले एक संगठन शुरू किया, 25 बरस भटके मुक्त विकास परिषद का मैं अध्यक्ष भी रहा। और महाराष्ट्र में केवल एक इमगरवाड़ी प्रकल्प आप ले लेंगे तो वहाँ 48 डीएनटी के 500 लड़के लड़कियां पढ़ते हैं। वो 30 बरस से पढ़ते हैं। हजारों विद्यार्थी डीएनटी के वहाँ शिक्षित हुए हैं। महाराष्ट्र में जो मेरा एक कमीशन था, वो समिति थी, उसके आधार पर महाराष्ट्र में एक अलग डायरेक्टरेट बना, 49 लोगों का अलग डायरेक्टरेट, और मंत्रालय भी बना। कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर इस विषय के बने। अभी बहुत बातें बता सकता हूँ, लेकिन संगठन इसके लिए चाहिए कि इस तरह के समाज के प्रश्न हमें आगे जाकर हम स्वयं उसमें ध्यान दें और विकास के बारे में एक मॉडल हमारा तैयार करें। जैसे मेरे कमीशन में मध्य प्रदेश के श्रवण सिंह राठौड़ थे, और अभी मेरे बोर्ड में सिसोदिया मध्य प्रदेश से है, और हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्टर मध्य प्रदेश से है। तो मध्य प्रदेश की जो समस्या है या पूरे देश की जो समस्या है, तो वहाँ के हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्टर को इस अपने ओर से बार बार जाना चाहिए। जब मध्य प्रदेश में आते हैं तो मध्य प्रदेश इकाई के लोग उनको मिलना चाहिए और उनको कुछ न कुछ बताना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि संगठन एक केवल हमें क्या चाहिए बताने वाले नहीं, तो संगठन हमारे विकास के मॉडल भी खड़े करने वाले चाहिए, और तो इसका कोई इफेक्ट हो सकता है। आज महाराष्ट्र में 1000 आश्रम स्कूल्स है। अभी अनिल भट्ट बोले उनकी जो कम्युनिटी है वहाँ की वंजारी कम्युनिटी, इस बार यूपीएससी के 9 या 11 स्टूडेंट्स उसमें से सिलेक्ट हुए हैं यूपीएससी में। तो जब एक शिक्षा का कोई प्रवास चलता है तो उसके आधार पर बहुत बातें होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूपी में बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, बहुत अच्छा माहौल है, अनेक लोग स्टूडियस है, ज्ञान वर्धन करने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबने मिलकर, अभी जो बोर्ड का काम है उसमें तो मैं जरूर देखूंगा, लेकिन जो अपने संगठन का काम है तो 1, 2, 4 एक उल्लेख तो हो गया। तो गुजरात में मकान कैसा बनाना चाहिए, इसका एक बहुत बड़ा मॉडल है। महाराष्ट्र में भी मकान हो, आश्रम स्कूल्स हो, शिक्षा के बारे में हो, इसके बारे में भी हमें बहुत बातें हो सकते हैं। मुझे अभी ऐसा लगता है
कि हमारे राज्यपाल ने भी जो बताया था, वहाँ कोई कमीशन के बारे में चर्चा करने के लिए मीटिंग भी उन्होंने ली थी। अभी वो क्या हो सकता है, इसके पीछे लगना चाहिए। मैं कर्नाटक में गया था, उस मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को मिला था, और चीफ मिनिस्टर ने वहाँ एक अभी बोर्ड भी घोषित किया और वो 78 करोड़ उसके लिए राशि भी दे दी। तो हर स्टेट में ऐसा कुछ न कुछ हो रहा है, उसका भी आधार लेके अपने अपने राज्य में अपने लिखना चाहिए कि ये राज्य में विमुक्त घुमंतों के लिए गुजरात में ये है, हरियाणा में ये है, कर्नाटक में ये है। तो ये सब लिखने के बाद, महाराष्ट्र में ये है, ये लिखने के बाद ऐसा मॉडल हमारे यूपी में भी होना चाहिए। इस तरह की लाइन ऑफ एक्शन अपने लेनी चाहिए। जैसा मैंने एक लीगल सेल के बारे में बताया, बहुत अच्छा काम हमारे राजभर जी कर रहे हैं। तो बौद्धिक प्रकोष्ठों के बारे में मैंने बताया, वो भी अपने प्रमुख उत्तर प्रदेश के प्रमुख है ना, हमारे संगठन के बौद्धिक प्रकोष्ठ के इंटेलेक्चुअल सेल के प्रमुख भी बीके लोधी है, हमारे लीगल सेल के प्रमुख भी डीपी राजभर है। तो यूपी में इतनी ताकत है ना पूरे देश को गाइड करने की, तो यूपी का भी ये जो सब कार्यकर्ता इकट्ठे बैठकर यूपी का और उसके सटा हुआ मध्य प्रदेश का ऑल टुगेदर विचार करके एक प्लानिंग करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, और इसके लिए एक एक कदम हमें आगे आना चाहिए। ये जो मुक्ति दिन है वो तो हम जानते हैं कि 1936 में एक बी राघवैया करके कर्नाटक के एक नोमैड्स नाम का उन्होंने ग्रंथ लिखा है। बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने चलाया, और उस आंदोलन के कारण एक आंदोलन में पंडित नेहरू गए थे, वहां उन्होंने मांग की थी कि इसको आजादी मिलनी चाहिए। लेकिन विडंबना ऐसी है, हमें आजादी मिल गई, प्राइम मिनिस्टर बन गए पंडित नेहरू 47 में, तो भी हमें आजादी इसके बाद 5 बरस और 16 दिन के बाद आजादी मिली। और वो आजादी अयंगर कमीशन 49 में किया था, गठित किया था, और उसके बाद 50 में अंत्योदय कमीशन बिठाया था, जो अभी इनका रिहेबिलिटेशन कैसा हो इसका विचार करने वाला एक कमीशन उन्होंने बिठाया था। ये सबकी बातें ऑल टुगेदर लेके धीरे धीरे पूरे देश में जो माहौल पैदा हो जाएगा, लेकिन हमारे यूपी और हमारे मध्य प्रदेश में उसे ठीक ढंग से रचना करना, एक बात धीरे धीरे चलाना, और वो हम जो चाहते हैं वो आगे जाके हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी एक परमानेंट हमें बोर्ड तो मिला है, लेकिन परमानेंट कमीशन चाहिए। परमानेंट कमीशन चाहिए तो नीति आयोग ने सपोर्ट किया है, नीति आयोग के मुखिया रहते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो नीति आयोग ने जो सपोर्ट किया है वो हमने हाईलाइट करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, इसके लिए मांग करनी चाहिए। कभी कभी बोलता है कि कोई एससी में है, कोई एसटी में है, कोई ओबीसी में है, तो किसके लिए चाहिए अलग कमीशन। तो इसका अर्थ सीधा ऐसा है कि महिलाएं एससी में है, एसटी में है, ओबीसी में है, ओपन में भी है, तो महिला आयोग किसके लिए है। दिव्यांग हर एक कैटेगरी में है, तो भी दिव्यांग का आयोग क्यों बना है, क्योंकि विशेष उनके कोई प्रश्न है। तो डीएनटी के भी विशेष प्रश्न है, इसके लिए इसका एक परमानेंट मांगे लेकर हमने आगे चलकर काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अभी आपने मुझे इस सम्मेलन में सम्मिलित किया और मुझे बोलने का अवसर भी दिया, इसलिए सहयोग जो हमारे है उससे प्रति मैं कृतज्ञ रहता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद। जय हिंद दादा। आदरणीय दादा, बहुत धन्यवाद इतना सुंदर जानकारी देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, क्या करना है कैसे करना है, बहुत विस्तार से जानकारी दी और उत्साहजनक बहुत सारी बातें बताई। मैं एक मिनट, नरवरिया जी, हेलो नरवरिया जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इस पर इशू थे उसको हम 2 मिनट में कहना चाह रहे थे, हमें वक्त नहीं दिया गया। निवेदन था मेरा आपसे सर। मैं डॉक्टर डी.आर. वर्मा,
यूपी से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से। तो जी, सर मुझे बताइए, चांस बताइए, क्योंकि आपसे हम कोई थोड़ा वॉइस नहीं आ रहा है। इदाते साहब जो है बोल गए, चीफ गेस्ट बोल गए, तो अब आप बताइए। तो जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी, क्योंकि अब आभार प्रदर्शन हो रहा है और एक गीत की प्रस्तुति भी है विमुक्त जाति पे। गीत भी बनाया है हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष श्री इंद्रजीत लोधी ने। कृपया संक्षेप में पूछिए आप। दरअसल में बात ये है ना कि हम ये कह रहे हैं, आपने बहुत सारी इसके लिए विमुक्ति दिवस के शुभ अवसर पर जो है ये कार्यक्रम किया, इसके लिए कोटिस सादर अभिनंदन स्वागत के साथ में अपनी बात रखना चाह रहा। सर ऐसा है, इसमें जो है हमारे उत्तर प्रदेश के जो है विकास परिषद के अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण दादा लोधी जी और बीके लोधी साहब, और आप मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं विकास परिषद के, और वहाँ चीफ गेस्ट के रूप में हमारे करमवीर दादा साहब और राजभर साहब, सभी लोगों की बात को मैंने ठीक से सुना है। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, इतना आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है हमारे लोगों के सामने, वो सर्टिफिकेट जारी न होने का है। दूसरा मेन ये है, जस्टिस वेंकट चलैया जो थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से, आई हैव रिटन प्रूफ इन माई हैंड वाई जस्टिस वेंकट चलैया, उन्होंने कहा है कि जब तक ये जितने भी IAS बैठे हुए हैं, चाहे वो RGI ऑफ इंडिया के हों, ट्रेवल मिनिस्ट्री के हों, सोशल मिनिस्ट्री के हों, या चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ऑफ स्टेट, ये सारे लोग प्री प्लान के साथ हमारे लिए जितनी भी स्कीम आती हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन होने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं, बहुत बड़ा किंतु परंतु लगाते हैं। सर ये 1 मिनट सर 1 मिनट, हमारे दादा इदाते साहब करमवीर दादा को मैं कोट कोट नमन करते हुए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने महामहिम राज्यपाल राम नाईक जी से कई बार हमारी भेंट की, उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप थे वो। उसके बाद आनंदीबेन पटेल प्रेजेंट में हमारी गवर्नर हैं, उनसे भी मुलाकात की, योगी जी से भी मुलाकात की हम लोगों ने। लेकिन हमारा जो डेलीगेशन जाता है, हमारा ज्ञापन जाता है, उस पर जो है मतलब कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। ये सारी परिस्थितियों पर हमको चिंतन मंथन करना पड़ेगा, इनके लिए हमें रास्ते अपनाने पड़ेंगे सर। ये मैं कहना चाह रहा था आपसे सर। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपने सर्टिफिकेट ना बन पाने के एक महत्वपूर्ण मुद्दे और उसके पीछे के पृष्ठभूमि को भी बताया। अब इंद्रजीत लोधी जी जो हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, वो ऑनलाइन है। जी थैंक यू सर। ओके इंद्रजीत लोधी जी नहीं है वो। जी मोजी। इंद्रजीत लोधी जी, आपको आभार भी प्रदर्शन करना है, और जो गीत आपने तैयार किया है विमुक्त और घुमंतु जनजाति पे, मैं चाहूंगा उसको आप डिस्प्ले भी करवाएं कैलाश जी से। जी कैलाश जी यदि मुझे सुन रहे हैं, कैलाश जी का भी फोन आया था, उनके पास गीत पहुंच गया है, और आभार प्रदर्शन में इसके पश्चात ही करूंगा। विमुक्त गीत हमारे द्वारा तैयार किया गया है, तो मैं कैलाश जी से निवेदन करूंगा कि वो गीत को चलाएं। जब तक वो गीत लेकर के आ रहे हैं, तब तक मैं कुछ लोगों के नाम जो यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं उनके ले देता हूँ। आदरणीय परम आदरणीय हमारे इदाते दादाजी, लक्ष्मी दादाजी, अनिल फर साहब, राजभर जी, अरियन वर्मा साहब, बीके लोधी साहब, दिनेश जी, मोहित जी, ओमवीर जी और विजय जी, और खास करके इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सपोर्ट में दे रहे हैं कैलाश जी। आभार प्रदर्शन की बात तो ऐसी है कि आज का जो दिन है वो विशेष दिन है, और इस विशेष दिन विमुक्त का हमने उत्सव के रूप में हमने ये दिन मनाया है। तो इसके लिए सभी का मैं आभार प्रदर्शन करता हूँ। सभी ने समय दिया इस पटल पर, उसके लिए सभी का आभार प्रदर्शन करता हूँ। और मैं कैलाश जी से कहता हूँ कि वो गीत को चलाएं। कैलाश जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? कैलाश सिंह जी, लगता है मेरी बात उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है? जी
जी, मैं ये कह रहा हूँ कि गीत देर से मिला, जब तक ये मीटिंग चालू हो चुकी थी, तो कनेक्ट करना अभी एकदम से संभव नहीं हो पाएगा। बाद में हम उसको प्रसारित कर देंगे। ठीक है, चलिए प्रयास करिए, नहीं तो फिर समापन करेंगे। जी, समापन की तरफ YouTube का बढ़े। लिंक है, लिंक तो खींचा जा सकता है वैसे। जी, बिल्कुल। पोस्ट के साथ रख देंगे उसको। जी। जी। बहुत ही सुंदर गीत बना है, सभी लोगों को सुनने को मिलेगा। पहले हमने उसको ऑडियो में चलाया है, अभी वीडियो बनाया है। यदि सुनवा सकते हैं तो ठीक, नहीं तो कार्यक्रम का टाइम तो ओवर हो चुका है, लेट है। जी, असल में वो सेटअप करना पड़ता है गूगल मीट में गाने को लाने के लिए, इसलिए एकदम से संभव नहीं होता है। जी, कैलाश जी संभव है? नहीं सर, नहीं सर, आप समापन कर दीजिए। तो मैं क्योंकि इस 6 बजे दादाजी को एक नेशनल वेबिनार का इनॉग्रेशन करना है कर्नाटक यूनिवर्सिटी का। जी। सर दर्शकों का एक क्वेश्चन था कि रेनको क्या है सर? रेनको क्या है सर? फेसबुक लाइव जो चल रहा हमारा, वहां पर पूछा दर्शकों ने रेनको क्या है? कौन सा रेनको? इनको ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये तो डीएनडी से संबंधित ही नहीं है कुछ। ये इनको तो डिनोटिफाइड राइट्स। हेलो, ये व्यूम जाति से संबंधित टर्म नहीं है ये इनको। चलो समारोह कीजिए। चलिए। बहुत धन्यवाद सब लोगों का। और मैं उत्तर प्रदेश की इकाई के अध्यक्ष आदरणीय दादा लक्ष्मी नारायण जी और मैं अपनी ओर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आभार प्रदर्शन करता हूं कि इतनी सारगर्भित चर्चा, उपयोगी और महत्वपूर्ण चर्चा इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ पाई हम लोगों के बीच में। और श्री अनिल फर्जी ने जैसा बहुत सारी जानकारी मार्गदर्शन दिया है, क्या काम करना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, मुझे लगता है जरूर हम लोग इस पे काम करेंगे। उनको विश्वास दिलाते हैं निश्चित रूप से दोनों राज्यों में, दोनों प्रदेशों में संगठन आगे बढ़ेगा। बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। नमस्कार।